नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज बड़ा ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। आज भारत की जनगणना के विषय में, जनगणना 2011 के विषय में बहुत बार आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से एक एक बातें आज आपको बताई जाएगी। और हर एक एग्जाम, चाहे एग्जाम बड़ा हो छोटा हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित टॉपिक पूछा जाता है और आप सबको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। तो और परीक्षाओं को पास करना भी कठिन होता है। तो डाटा होता है, डाटा को याद करने का सही तरीके ईजाद करिए और डाटा को एक सिस्टमेटिक तरीके से बार बार अध्ययन करिए, और अध्ययन करना ही एकमात्र उद्देश्य है सफलता का। ठीक, तो आइए हम सब देखते हैं। महत्वपूर्ण आज बातें करेंगे जनसंख्या के विषय में और नगरीकरण के विषय में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कब और किस देश में हुई, आपको विश्व की प्रथम दशकीय जनगणना किस देश से शुरू हुई, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, भारत के प्रथम दशकीय जनगणना कब से प्रारंभ हुई, आपको जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष के रूप में किसे जानते हैं, आर्थिक जनगणना सर्वप्रथम किसके समय में शुरू हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और हम इसे कवर करेंगे आज के बातों में, ठीक है। तो चलिए शानदार तरीके से ये इसके पहले लेकिन हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण आपको जो है कि कोर्स जो है संचालित है, जिसमें हिंदी की शानदार श्रृंखला आपको मिलेगी। हिंदी ये मात्र 999 रुपए में नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से इसे पढ़ाया गया है। आप सब अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखें। आशा उम्मीद करता हूं कि हिंदी में आपके एक भी त्रुटि नहीं होगी। यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो आप सबको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी आपको सिस्टमेटिक तरीके से हर एक बातों का अध्ययन करना है, ठीक ना। तो आइए हम आज बातें करेंगे, आप सबसे शानदार तरीके से आए हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। ये रहा आपको हिंदी इंडिविजुअल का बैच नितिन सर के द्वारा। इसके बाद यूपी टेट का बैच शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से यूपी टेट के बैच को संचालित किया गया है। यूपी टेट के बैच में आपको महत्वपूर्ण बातें ये जानिए कि टेट वही व्यक्ति दे सकता है जिन्होंने बीएड या बीटीसी के कोर्स को किया हो, या जिसके मार्क्स अब भी कम हो। चूंकि सरकार ने आपको घोषणा किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती में आपको टेट के मार्क्स को भी जोड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको जितना अधिक से अधिक मार्क्स हो सके उतना टेट में प्राप्त करिए और आप शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए शानदार अवसर का लाभ उठाइए। इसके बाद हमको टेट, यदि आप क्वालिफाई हैं, अच्छे मार्क्स से हैं, तो आप सुपर टेट के बैच को परचेज कर सकते हैं और सुपर टेट के बैच में शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। आप आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना। तो इसमें 14 सब्जेक्ट लेकिन है, बहुत लंबा आपको सिलेबस है, इसको कवर करने के लिए समय की भी आवश्यकता होती है। आरओ की ये हिंदी की बैच है बेटा, किसकी? हिंदी की ये बैच है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है, शानदार तरीके से इस श्रृंखला को आप परचेज करिए। नेक्स्ट देखिए एसएससी जीडी की बैच, ये आपको एसएससी जीडी 699 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। आप इसे भी परचेज करिए और शानदार तरीके से अपनी सफलता को अर्जित करें। ये आपको 249 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, अपने तैयारी को अनवरत रूप से जारी रख सकते हैं। तो एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई करने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक, देखिए आइए हम देखते हैं जनसंख्या और नगरीकरण के विषय में। ये जनसंख्या और नगरीकरण पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई, ठीक ना। स्वीडन में आपको पहले जनगणना विश्व में, आधुनिक विश्व में यदि पहली जनगणना देखेंगे तो पहली बार आपको कहां हुई? स्वीडन में हुई। उसके पहले तो भारत में जनगणना देखेंगे
देखेंगे तो अकबर के काल में हुई, शेरशाह सूरी के समय में हुई, उसके पहले आएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अशोक के काल में, हर राजाओं के समय जनगणना हुई। लेकिन आधुनिक जनगणना में हम देखेंगे तो 1749 ईस्वी में पहली बार स्वीडन में आपको जनगणना हुई, जबकि पहली दशकीय जनगणना आपको 1790 ईस्वी में अमेरिका में सर्वप्रथम पहले दशकीय जनगणना कहां हुई, तो अमेरिका में पहली बार दशकीय जनगणना आपको हुई। ये याद रखिए, दशकीय जनगणना की बात हम सब करते हैं। ये दशकीय जनगणना सर्वप्रथम कब हुई, तो ये 1790 अमेरिका में हुआ। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में आपको 1872 ईस्वी में पहली जनगणना आपको भारत में हुई। ये याद रखिए, लॉर्ड मेयो के समय में। जबकि पहली दशकीय जनगणना यदि बात की जाए तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली दशकीय जनगणना आपको शुरू हुआ, जो आज तक दशकीय जनगणना आपको जारी है। दशकीय जनगणना का मतलब है प्रत्येक 10 वर्ष के उपरांत जनगणना हुई है। कोविड के कारण अभी जनगणना 2021 का रिजल्ट नहीं आया है, जल्द ही हम सबके सामने आपको जो है रिजल्ट आएगा। आपको जो है 2011 से 21 के बीच जो दशकीय जनगणना है, इसे जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं, ठीक ना। यानी 2021 के जनगणना को महाविभाजक वर्ष के रूप में हम सब जानते हैं, जबकि 1951 के जनगणना को लघु विभाजक वर्ष के रूप में, ये जल्दी लाइन नहीं मिलता होगा। महाविभाजक वर्ष आप सब पढ़े होंगे, लेकिन लघु विभाजक वर्ष जल्दी नहीं मिलता, तो ये जनगणना का लघु विभाजक वर्ष जो है 1951 ईस्वी को कहा जाता है। आपको देखिए नेक्स्ट, पहली बार आजादी के बाद जनगणना जो है 1951 ईस्वी में, यानी प्रथम जनगणना के रूप में हुई थी, ठीक ना। आजादी के बाद ये प्रथम जनगणना माना जाता है। और 11 जुलाई को आपको विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। देखिए, वर्ष 1972 के बाद भारत की जनगणना आपको इसके अनुसार ये 15वीं है, और आजादी के बाद 2011 की जनगणना ये 7वीं जनगणना है, ठीक ना। यानी कह सकते हैं कि 1972 से लॉर्ड मेयो के काल से जो जनगणना स्टार्ट थी उसके अनुसार 15वीं, और कैवी दशकीय जनगणना, तो 14वीं दशकीय जनगणना, ठीक ना। दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना के रूप में हम सब याद रखेंगे ये आपको किसे, तो 2011 की जनगणना को। 2011 की जनगणना जो है ये आजादी के बाद आपको 7वीं और शुरू से 15वीं, और आपको जो है कि 14वीं दशकीय जनगणना के रूप में इसे हम सब याद रखेंगे। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में आपको अनुच्छेद 246 में किया गया है, और जनगणना कराने का काम दायित्व किसका है, ये गृह मंत्रालय का है, और इसी के अधीन एक विभाग है महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त, ठीक ना। ये आपको इसी विभाग के द्वारा भारत में जनगणना कराया जाता है। 2011 की जनगणना आपको महापंजीयक उस समय सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली की अध्यक्षता में उस समय आपको महापंजीयक सी चंद्रमौली की अध्यक्षता में जनगणना कराया गया था। ये बात याद रखिएगा 2011 की जनगणना के समय, ठीक ना। वर्तमान समय में यदि बात की जाए भारत की कुल जनगणना जनसंख्या, तो आपको 121.09 करोड़, जो कि अब बढ़कर 125 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जिसमें पुरुषों की संख्या आपको 51.74% है बाबू, और महिलाओं की संख्या आपको 48.53% के आसपास रही है, ठीक। तो इस तरीके से आप भारत के जनगणना की एक व्यवहारिक चीजों को देखें। भारत में सर्वाधिक जनगणना वाला, जनसंख्या वाला राज्य जो है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको सिक्किम है, ठीक ना। ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम को हम लोग याद करते हैं। सर्वाधिक जनगणना वाला केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो दिल्ली सर्वाधिक जनगणना वाला केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम सब याद रखेंगे, ठीक ना। तो चलिए शानदार तरीके से आप सब देखते चलिए। ये और सबसे न्यूनतम जनगणना लक्षद्वीप का है, ठीक ना। यहीं पे सर्वाधिक जनसंख्या
सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? तो यूपी का है, ठीक ना, जनसंख्या यूपी का है। और आपको केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक किसका है? तब आप नई दिल्ली का है, ठीक ना, सर्वाधिक नई दिल्ली, ये याद रखिएगा, नई दिल्ली का सर्वाधिक है। तो ये महत्वपूर्ण लाइन आपको शायद छूट गया, ये आपको याद होना चाहिए। सर्वाधिक आपको कहां का है? यूपी, उत्तर प्रदेश का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये अपनी हिंदी शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्स लिखे गए हैं, ठीक ना, उन कोर्स को आप शानदार तरीके से परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको बातें की गई हैं कि ये वीडियो की किताब है, ठीक ना, वीडियो की किताब 199 रुपए में आपको मिलेगा। इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट भी है बेटा, ठीक ना, प्रैक्टिस सेट के रूप में भी है और विगत पिछले वर्ष का पेपर जो है, पेपर के साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को सही दिशा और दशा दोनों दे सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पेट कम्बो की बुक, ये आपको जो है कि इसमें प्रैक्टिस सेट इसके साथ भी है। आप जो है कि 350 रुपए में किताब प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों परचेज कर सकते हैं, जबकि आपको पेट की बुक जो है 300 रुपए में उपलब्ध है। जबरदस्त बुक लिखी गई है, आप इसे जरूर से मंगाएं और पढ़ें। 175 रुपए में ये आपको हिंदी की बुक है बेटा, किसकी? हिंदी की शानदार श्रृंखला आपको हमारी संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। आप इसे जरूर से पढ़िए और अपनी तैयारी को एकदम सही दिशा और दशा दोनों दिखाइए, तय करिए। ये लेखपाल की कम्बो बुक है, आप सबके लिए शानदार तरीके से कम्बो बुक को खरीद सकते हैं। इसमें कुल 4 किताबें हैं, ठीक ना। और यदि किसी तरह की कोई त्रुटि आ रही हो तो 7007734525 पर आप संपर्क करिए और अपने श्रृंखला को अनवरत रूप से बढ़ाइए। आइए हम सब देखते हैं जनसंख्या के मामले में, ठीक ना। देख लीजिए पहले कुछ, इधर सर्वाधिक का मामला है और इधर न्यूनतम का मामला है, ठीक ना। हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। इधर आपको जो है क्या है? सर्वाधिक है और इधर न्यूनतम है, ठीक ना। ये दोनों बातें याद रखिए, यानी जनसंख्या में इधर का सर्वाधिक, इधर का न्यूनतम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यदि आपसे पूछे तो 3 राज्यों में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में पहले नंबर पे मिजोरम, दूसरे पे आपको सिक्किम, दूसरे पे मिजोरम और तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश आपको जो है ये न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं और ये अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य हुए। अब देखिए अगली महत्वपूर्ण, ये केंद्र शासित, सेम बातें केंद्र शासित प्रदेश में, यानी सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में किस राज्य में आपको जो है केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो आपको दिल्ली में सबसे अधिक, दूसरे नंबर पे पुदुचेरी, तीसरे पे चंडीगढ़। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले आपको केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप पहले नंबर पे, दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या में वृद्धि किन किन राज्यों में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है? तो बताइएगा, मेघालय में सबसे अधिक, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, इसके बाद बिहार में दशकीय वृद्धि के मामले में आपको है। और वहीं पे दशकीय वृद्धि में सर्वाधिक न्यूनतम वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड का है, ये 0.6 ये प्रतिशत की वृद्धि है, ये बात भी आप याद रखिए। केरल है, इसके बाद गोवा में, यानी जितने ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है। इसके पहले 2001 की जनगणना में देखेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य नागालैंड था, जबकि 2011 में यानी 10 वर्ष के भीतर है न्यूनतम वृद्धि वाला राज्य के रूप में आपको जो है कि नागालैंड अपने आप को दर्ज किया। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश में दादर नागर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी, जबकि आपको जो है कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ ये न्यूनतम, ठीक ना, ये न्यूनतम के रूप में हम लोग देखेंगे। इधर आपको जो है घटते क्रम में, उधर बढ़ते क्रम में हम सब देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे अधिक कहां पे है? 1106 के साथ आपको बिहार जो है पहले नंबर पे है, जबकि पश्चिम बंगाल दूसरे पे, केरल तीसरे पे। वहीं न्यूनतम जनसंख्या के मामले में अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे 17
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में आपको मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश पहले पे, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे सिक्किम। यानी न्यूनतम जनसंख्या आपको वृद्धि आपको जो है घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो न्यूनतम में पहले पे अरुणाचल, दूसरे पे मिजोरम और तीसरे पे सिक्किम। यानी तीनों पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं ये आपको सबसे न्यूनतम दशकीय घनत्व वाले आपको राज्य हैं। यानी सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य जो हैं ये पूर्वोत्तर के ही हैं। और उसी के जस्ट सटा बिहार और बंगाल जो है सबसे अधिक के मामलों में आपको जनघनत्व के मामलों में है। वही केंद्र शासित राज्यों की बात की जाए सर्वाधिक, तो सर्वाधिक केंद्र शासित राज्य में दिल्ली पहले नंबर पे, इसके बाद चंडीगढ़, फिर पुदुचेरी। जबकि आपको अंडमान, अंडमीन नहीं बेटा, अंडमान निकोबार जो है ये न्यूनतम आपको जो है जनघनत्व किस केंद्र शासित राज्य में है? तो ये अंडमान और निकोबार में न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य के रूप में हम सब देखेंगे। चलिए अगली स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आरओ की शानदार हमारी संस्था की ओर से एक कोर्स संचालित है जिसे आप मात्र 1999 रुपए में आप इसे खरीद सकते हैं। ठीक ना, 1999 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत डेली आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी आपको सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दे बच्चा कि आप जो है कि शानदार तरीके से यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो 7007734525 पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। यानी ज्ञान में, आय का मतलब है ज्ञान से। ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान लेंगे इसके बाद आपको जो है टका वाला व्यवस्था हो जाएगी। ठीक ना, जैसे ही नौकरी लगेगी, सरकारी दामाद बनेंगे, वैसे ही एकदम जबरदस्त तरीके से इजाफा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपको सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से? तो केरल पहले नंबर पे, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। यानी ये तीनों दक्षिण भारत के राज्य जो हैं ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य की श्रेणी में आपको आते हैं। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य में आप देखिए तो पहले ये सभी हिमालयी क्षेत्र के राज्य हैं। हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है। ये आपको हरियाणा जो है ये सबसे कम आपको जो है कि लिंगानुपात वाला राज्य माना जाता है। तो यहां पे अभी इस आंकड़े में मैंने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित के रूप में प्रदर्शित नहीं किया है। ये बात अपने मन मस्तिष्क में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को चूंकि जनगणना जब आएगी तो उसके बाद रिपोर्ट दिया जाएगा। ठीक ना, जब अगली जनगणना आएगी तो उसके बाद रिपोर्ट आपको सौंपूंगा। नेक्स्ट देखिए, लिंगानुपात के अनुसार जो है ये पुदुचेरी आपको जो है कि सही डाटा उसके बाद ही दिया जाए तो मेरे समझ से ज्यादा बेहतर है। जल्द ही आप सबके सामने नया आंकड़ा, जनगणना के नए आंकड़े आप सबके सामने होंगे। ये देखिए पुदुचेरी, मिजोरम और अंडमान निकोबार ये आपको लिंगानुपात की दृष्टि से सर्वाधिक आपको जो है कि राज्य हैं जहां पे लिंगानुपात सबसे अधिक पुदुचेरी में है। वहीं पे केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम की बातें की जाए तो दमन और दीव में न्यूनतम है, दादर नगर हवेली है, उसके बाद आपको चंडीगढ़ है। ठीक, तो ये बातें। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले आपको जो है शिशु लिंगानुपात वाले राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पे, मिजोरम दूसरे पे और मेघालय, ये तीनों पूर्वोत्तर राज्य हैं। और अरुणाचल, मिजोरम और आपको मेघालय ये आपको है। वहीं पे शिशु लिंगानुपात के मामले में, न्यूनतम के मामले में ये हरियाणा आपको अधिक न्यूनतम है, पंजाब इसके बाद है और फिर जम्मू कश्मीर। यानी ऊपर के ही तीनों राज्य जो है, उत्तर भारत के तीनों राज्य जो है मुख्यतः हरियाणा, पंजाब और आपको जो है जम्मू कश्मीर, ये आपको न्यूनतम लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात वाले राज्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं आगे, सर्वाधिक जो है आपको शिशु लिंगानुपात में केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये पहले नंबर पे, दूसरे पे पुदुचेरी,
तीसरे पे आपको दादर नगर हवेली, और वहीं आपको जो है कि न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम के मामले में दिल्ली, इसके बाद चंडीगढ़, इसके बाद दमन दीव। वहीं जनसंख्या के मामले में ये तीनों राज्य जो थे आपको जनघनत्व और जनसंख्या के मामले में पहले, दूसरे और तीसरे पर थे, जबकि आपको शिशु लिंगानुपात के मामले में आपको न्यूनतम स्तर पर यही राज्य है दिल्ली, चंडीगढ़ और दमन और दीव। नेक्स्ट देखिए, साक्षरता के मामले में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आईएमपी के रूप में लगा लीजिएगा हर एक को। तो साक्षरता के मामले में सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, जहां पे 94% से अधिक साक्षर लोग हैं, 94 परसेंटाइल के लगभग आपको साक्षर हैं, ये बात याद रखिए। इसके बाद मिजोरम है, फिर गोवा राज्य है, जबकि न्यूनतम के मामले में आपको बिहार है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य यदि देखा जाए तो भी आपको गुजरात बिहार ही है, ठीक ना। 2011 की जनगणना के समय सबसे अधिक दशकीय आपको जो है कि साक्षरता में वृद्धि करने वाला राज्य कौन था, तो ये बिहार ही था। लगभग 25% के आसपास आपको शिक्षा में विकास हुआ था, ठीक ना। इसके बाद आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, फिर आप राजस्थान। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए साक्षरता के मामले में तो सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है, और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है, लेकिन सबसे पढ़ा लिखा के रूप में ये सबसे जनसंख्या के मामले में सबसे कम है ना। तो ये याद रखिएगा, जनसंख्या के मामले में सबसे कम, लेकिन साक्षरता के मामले में पहले स्थान पर लक्षद्वीप आपको आता है। वहीं पे दमन दीव आपको, फिर अंडमान निकोबार, फिर आपको साक्षरता में न्यूनतम की बात की जाए तो दादर नगर हवेली न्यूनतम है, पुदुचेरी, इसके बाद आपको जो है चंडीगढ़। ये साक्षरता के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, पुदुचेरी, इन सबका जो रेशियो है बहुत अच्छा नहीं है बनस्पति लक्षद्वीप के, यानी लक्षद्वीप के लोग जो हैं ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं बनस्पति दिल्ली और दादर नगर हवेली के। देखिए, हमारी संस्था के द्वारा आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी निरंतर सही दिशा में जारी रख सकते हैं। तो अपनी तैयारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, और स्टडी 91 परिवार के साथ जुड़ने के लिए भी आपको ढेर सारे अभिनंदन है, ठीक ना, वंदन है, नमन है। इस तरह से आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से, कुछ बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं बोल नहीं पाता हूं किसी किसी को, नाम लेना चुके यूट्यूब पे ज्यादा अच्छा नहीं समझता। कुछ लोगों का ये कमेंट होता है कि सिर्फ 2-4 बच्चों का ही सर नाम लेते हैं, बाकी और लोगों का नाम ही नहीं लेते। ऐसा नहीं है, ठीक ना। नाम लेने 2-4 का ही नहीं, सबका लिया जाता है और सबके लिए बराबर रूप से ज्ञान। किसी के लिए क्या मैं सोच कर चलता हूं क्या कि किसी एक को कम दूंगा और एक को ज्यादा दूंगा? आप में से मैं किसी से तो नहीं मिला हूं, ठीक ना। 90% लोगों में से, 100% में से शायद 1% कोई 1-2 जानता हो मुझे, ठीक, लेकिन आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो चलिए, सबको तहे दिल से शुक्रिया, और स्टडी 91 परिवार में आप सबको जोड़ने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये आपको जो है पुलिस का बैच यदि कोई बच्चा लेना चाहता है तो उसके लिए आपको उसे 1499 रुपए पेड करना पड़ेगा, और वो आपको जो है पेड क्लासेस के साथ जुड़ सकता है, शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रख सकता है। नेक्स्ट देखिए, आपको जनसंख्या और नगरीकरण में ये सर्वाधिक अब पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल आपको पहले नंबर पे, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे गोवा है। वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले के मामले में बिहार पहले पे, दूसरे पे अरुणाचल, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। महिला साक्षरता की बात की जाए तो आपको केरल पहले नंबर पे, मिजोरम, ये वाला तो सेम डिट्टो है। पुरुष हो या आपको जो है कि सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाए तो ये पुरुष और महिला दोनों के मामलों में आपको, और इधर भी पीछे भी मैंने दिखाया, ये पीछे भी आप देखोगे तो पीछे भी आपको यही राज्य है, केरल, मिजोरम और गोवा, ये पुरुष महिला और ऐसे भी, लेकिन यहां पे आपको बदलाव मिलेगा। पहला वाला तो सेम डिट्टो
डिटो डिटो है और उसमें भी डिटो है, लेकिन यहाँ पे महिला साक्षरता के मामले में बिहार पहले पे, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे झारखंड, यानी ये दो डाटा आपको बदल जाता है, बिहार से झारखंड और आप राजस्थान याद करिएगा, बिहार, राजस्थान और झारखंड। ठीक, ये महिला साक्षरता के मामले में 3 राज्य आपको न्यूनतम हैं। तो नेक्स्ट, पुरुष साक्षरता दर के मामले में केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप आपको पहले नंबर पे आपको है, और दमन दीव जो है, दमन एवं दीव ये आपको दूसरे नंबर पे, वही पुदुचेरी आपको तीसरे नंबर पे, जबकि दादर नगर हवेली आपको न्यूनतम के मामले में चंडीगढ़ दूसरे पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे नंबर पे आपको आता है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको सारे डाटा मैंने एक जगह एकत्रित करके दे दिए हैं, आप कलम कॉपी ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या पीडीएफ आपको संस्था के द्वारा स्टडी 91 पर आपको पीडीएफ उपलब्ध है, आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, महिला साक्षरता के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप पहले नंबर पे, अंडमान निकोबार और फिर चंडीगढ़, वहीं पे दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी ये न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है अनुसूचित जातियों की संख्या की, आईएमपी कर लीजिएगा। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो है ये उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे बिहार है, जबकि न्यूनतम के मामले में आपको जो है मिजोरम है, मेघालय है और गोवा है, ये न्यूनतम के मामले में है। ठीक ना, वहीं पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले प्रतिशतता की दृष्टि से, परसेंटेज की दृष्टि से यदि देखा जाए तब आपको कौन से हैं, तो पहले नंबर पे पंजाब अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मामले में आपको सर्वाधिक पंजाब में है, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। वहीं न्यूनतम की बात की जाए प्रतिशतता में तो मिजोरम, मेघालय और गोवा, यानी ऊपर का आंकड़ा इधर का सेम डिट्टो है, इधर के आंकड़ों में बदलाव है, उधर का सेम न्यूनतम वाला याद कर लो, यानी आपको उधर का जो न्यूनतम है तो वह आपको जनसंख्या जो है कि यहां पर भी मिल जाएगी प्रतिशतता की दृष्टि से भी। नेक्स्ट, यूजीसी नेट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रख सकते हैं। तो आशा उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये यूजीसी नेट का बैच हमारी संस्था पढ़ाती है आपको, और मात्र 999 रुपए में ये कोर्स हमारी संस्था के द्वारा उपलब्ध है या दिया जाता है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। देखिए, इसके बाद आपको अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में आपको जो है प्रतिशतता की दृष्टि से लक्षद्वीप पहले नंबर पे है, मिजोरम दूसरे पे है और नागालैंड है, जबकि आपको जो है उत्तर प्रदेश, आपको न्यूनतम तमिलनाडु और बिहार, यहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग जो है पाए जाते हैं। ग्रामीण जनसंख्या के मामले में आइए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, ये ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जो है वो सिक्किम में आपको जो है, और आपको मिजोरम में, गोवा में ये न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या आपको मिलेगी। वहीं पे आपको ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशतता की दृष्टि से देखिए तो सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में, आपको बिहार में दूसरे नंबर पे और असम तीसरे नंबर पे, यानी बिहार दोनों ही दृष्टि से आपको चाहे जनसंख्या में, आपको ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से या प्रतिशतता की दृष्टि से, दोनों में ही बिहार दूसरे नंबर पे। चूंकि बिहार पीसीएस आपको पेपर होना है और जल्द ही आप सब इसके लिए तैयारी बनाए रखिए। वहीं पे प्रतिशतता में यहां पर भी देखो, मिजोरम आपको यहां पे पहले नंबर पे, दोनों बीच में, और ऊपर का दोनों आंकड़े चेंज हैं, गोवा उठा के पहले से तीसरे नंबर पे चला गया है और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे आपको आ गया है। यानी आपको जो है ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम कहां पाई जाती है, तो तमिलनाडु में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। चलिए देखिए, शहरी जनसंख्या के मामले में देखते हैं। महाराष्ट्र आपको पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश दूसरे, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे, जबकि आप देखो तो शहरी जनसंख्या में सिक्किम जो है ये न्यूनतम के मामले में पहले पे, अरुणाचल दूसरे पे और नागालैंड
तीसरे नंबर पे आपको आते हैं। वहीं शहरी जनसंख्या प्रतिशतता के मामले में गोवा आपको जो है, गोवा में सबसे अधिक, यानी लगभग गोवा जो है 62% से अधिक गोवा की आबादी जो है शहरों में निवास करती है। वहीं मिजोरम, तमिलनाडु तीसरे क्रमशः, पहले, दूसरे और तीसरे, हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम ये आपको शहरी जनसंख्या के मामले में न्यूनतम वाले राज्य हैं। यानी सबसे कम कहां? हिमाचल प्रदेश में, जबकि प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे अधिक ग्रामीणी कहां निवास करते थे? तो हिमाचल में। तो शहरी न्यूनतम हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, तो ये बात में याद रखिए। वहीं पे पुदुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति के लोग जो हैं, जनजाति के लोग निवास नहीं करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आप सबके लिए, आप सब इसके लिए तैयार रहिए और आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। तो चलिए, ये हमारी संस्था की ओर से इंडिविजुअल कोर्स है नितिन सर का, मात्र 999 रुपए में नितिन सर के द्वारा इंडिविजुअल कोर्स पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रह सकते हैं, ठीक ना। तो शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। ये हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेस आपको जो है कि ये किताबें हैं ई बुक्स के रूप में, पीडीएफ के रूप में, जो कि नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। यानी नितिन सर ने जो यूट्यूब पे आपको पन्ना दर पन्ना पढ़ाया है, वही चीजें आपको उपलब्ध है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आप सबका ढेर सारा वंदन, अभिनंदन है। आप इसी तरह आप जुड़े रहिए। ये देखिए, ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब हमारी संस्था की ओर से आपको उपलब्ध है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो आज की श्रृंखला यहीं तक। आशा उम्मीद करता हूं कि काफी जल्दी जल्दी पढ़े होंगे, किसी को बहुत प्ले स्पीड करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो चलिए, धन्यवाद श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए। तहे दिल से आप सबको शुक्रिया। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठंड खूब पड़ रही है, रजाई का आनंद लीजिए और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।